हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मेजरमेंट। ये जो वीडियो रहने वाली है ये इस पूरे चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप इसको एज अ रिविजन वीडियो ले सकते हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आज हम एक बार फिर से इस चैप्टर के रिवाइज कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो इस चैप्टर में आती है वो ये है कि आपको मतलब चैप्टर जो है आपका शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिज़िक्स की कौन कौन सी मेन ब्रांचेस हैं और उन्हीं ब्रांचेस के बारे में आप पूरी क्लास 9th में पढ़ेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो है दैट इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं जो कई सारी जो बॉडीज़ होती हैं उनका जो मोशन होता है। बेसिकली कोई बॉडी मूव कर रही है उसके मोशन की जब हम स्टडी करते हैं कि वो कैसे मूवमेंट कर रही है, किस टाइप का मोशन है, एक स्ट्रेट लाइन में है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगा, अगर वो रोटेट कर रहा है तो रोटेटरी मोशन हो जाएगा, ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन। तो इस तरह से जो भी मोशन है उसकी स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स अगेन दो पार्ट्स में सब डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट आता है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा फ्लूइड्स मैकेनिक्स। अब जो एक चीज़ जो लोगों को गलत परसेप्शन होता है वो मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे। फ्लूइड्स से हम सिर्फ लिक्विड की बात नहीं कर रहे। जब हम फ्लूइड्स कहते हैं तो उसमें लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स जो होती है इसमें जितनी भी सॉलिड बॉडीज़ होती हैं उनके मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड बॉडी में कोई भी कार हो सकती है, बस हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट। फिर अगर हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स पे आए तो जब भी हम फ्लूइड्स के मोशन को पढ़ेंगे यानी लिक्विड्स और गैसेस के मोशन को, मूवमेंट को हम पढ़ेंगे, उसे हम कह देते हैं फ्लूइड्स मैकेनिक्स। आई होप ये सब बेसिक सा था तो आपको सब समझ में आ गया होगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स आती है ऑप्टिक्स। पहली कौन सी थी? मैकेनिक्स। दूसरी है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे स्टडी ऑफ लाइट। आपके पास पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से, जो आप मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल में सेकेंड टर्म में ही पढ़ाया जाता है। नाउ द थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं कि हीट क्या होती है और हीट का फ्लो कैसा होता है, किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है। अगर एक सिंपली मैं बताऊं तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हमेशा फ्लो करती है। हीट के जितने भी और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम पढ़ रहे होंगे। आपका चैप्टर अगेन है एक क्लास 9th की ही बुक में हीट एंड एनर्जी, उसमें हम पढ़ेंगे बाकी सारी चीज़ें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ रहे होते हैं कि अगर कोई चार्ज है रेस्ट पर तो उसकी स्टडी हम कर रहे होते हैं। अब देखो ये दो टर्म बहुत सिमिलर होते हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो उसको हम सिर्फ यही ऐसे ही लिखते हैं, चार्ज एट रेस्ट। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, उसे हम कहते हैं करंट। ठीक है, तो जब भी हम करंट की बात करते हैं हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं उन चार्जेस की जो कि मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो कि फ्लो कर रहे होते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या समथिंग लाइक दैट एज पर द सिचुएशन। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट पर है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एज द नेम सजेस्ट, देखो यहाँ पे स्टैटिक से शब्द निकाल लो, स्टैटिक। अगर कोई चीज़ स्टैटिक है, यहाँ पे क्या स्टैटिक है? चार्ज स्टैटिक है, यानी मूव नहीं कर रहा है, चार्ज रेस्ट पर है। ठीक है, डायनेमिक्स यानी मूवमेंट हो रहा है। अगर मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करंट, जिसको हम फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्जेस इन मोशन भी कह सकते हैं। एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स में हम बात करते हैं साउंड की। अब जो साउंड है इस पे अगेन एक पूरा आपके पास चैप्टर है क्लास 9th में, तो मैं ज़्यादा अभी डेप्थ में नहीं जाऊंगी। क्वांटम फिजिक्स इज समथिंग जो आप इस साल नहीं पढ़ने वाले हैं। क्वांटम फिजिक्स आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप सबको पता है एटम क्या होता है, राइट? अब जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर जो जो पार्टिकल हुआ क्या क्या होता है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा।
मूविंग अहेड, नाउ वी हैव टू स्टडी बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट। अभी मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे रही थी फिजिक्स आपकी कैसी रहने वाली है क्लास 9 की, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, और मेनली फिजिक्स का एक हम बेसिक्स देख रहे थे कि क्या ब्रांचेस होती हैं। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। अब मेजरमेंट की एक डेफिनेशन आपके चैप्टर के पहले पेज पर ही दी हुई है, विच सेज इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर। कहने का क्या मतलब है, कोई अननोन क्वांटिटी है, जैसे कि आपने मैथ्स में पढ़ा ही, चलो अननोन क्वांटिटी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है कि उसी नेचर की नोन क्वांटिटी की आपके पास वैल्यू है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो कि मान लो एक लेंथ है, लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो 10 मीटर है, ठीक है। एक क्लॉथ है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि जो लेंथ है यहाँ पे वो हम मेजर किस में कर रहे हैं, मीटर में। और मीटर क्या है यहाँ पे, मीटर इज द यूनिट, ठीक है, मीटर यूनिट हो गया। हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं मीटर में, और जो हमें लेंथ गिवन है वो 10 टाइम्स द यूनिट मीटर उसमें प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर लेंथ में। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। एक एग्जांपल और जो कि आपकी बुक में दिया गया है, विच सेज मान लो कि एक गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर, आपको 5 kg शुगर दी गई है। अब कह रहे हैं अगर हम कि उसका जो मास है वो 5 kg, इसका ये मतलब है कि जो मास है उस शुगर में वो 5 किलोग्राम में कंटेन्ड है, ठीक है। और जो ये यूनिट किलोग्राम है ये उस पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ शुगर में 5 टाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे अगेन तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली एक अननोन क्वांटिटी है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक नोन क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात जो कि कीवर्ड लोग मिस कर देते हैं, विच इज सेम नेचर। अननोन क्वांटिटी हो या नोन क्वांटिटी हो, दोनों का नेचर सेम होगा, ठीक है। मतलब अगर ये हम मीटर में बात कर रहे हैं तो ये भी मीटर में ही आएगा। या ऐसे देख लो, अगर नोन क्वांटिटी आपको मान लो केजी में गिवन है तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको केजी में ही चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी का अगेन एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है, विच इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे किसी, अच्छा आई डोंट नो इफ यू गाइज नो, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना हो तो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी वो क्वांटिटी होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक डेफिनेशन है, अगर आपने ICSE से ही पढ़ा होगा क्लास 7th 8th तो आपके कोर्स में चीज़ थी। ओके, अगेन मूविंग अहेड, अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है, मान लो आपको पता है कि एक वही एग्जांपल लेते हैं, गिवन क्वांटिटी ऑफ शुगर है, उसका 5 kg मास है। अब 5 kg अगर हम लिख रहे हैं तो अगर ध्यान से देखो तो जो 5 है ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक नाम और देते हैं विच इज़ मैग्नीट्यूड, जो अगेन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। आगे केजी लिखा है, सभी को पता है कि वो यूनिट होता है। जिस तरह मैथ्स में अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं, उसी तरह फिजिक्स में भी, ठीक है। कीप इन माइंड कि आप यूनिट ज़रूर मेजर करें। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप होते हैं, 2 तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगेन ये वाली जो टॉपिक है स्केलर और वेक्टर, ये आप आगे चैप्टर्स पे पढ़ेंगे क्लास 9th में, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा होता है। कहने का मतलब, अगर हमको किसी का, अगर आपको कभी कहीं पे टाइम बताना हो तो आप क्या कहते हो, 5 AM 7 PM। कभी डिस्टेंस तो नहीं कहते हो कि 5 AM टू द नॉर्थ ईस्ट वगैरह करके, ऐसे नहीं ना। डिस्टेंस हम कभी डायरेक्शन हम कभी भी नहीं बता रहे होते हैं, तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहोगे। किसी को अगर ये बताना है कि कितना डिस्टेंस, तो पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। यूँ समझो कि अगर कहीं पे आपको वर्क बताना हो कि मानो 10 जूल का काम हुआ है, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना
until and unless asked in the question, आप ये कभी भी नहीं कहोगे कि 10 जूल का नॉर्थ ईस्ट साइड में काम हुआ है, राइट? तो ये क्या हो गई क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि अपने मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन करी जाती हैं। अगर हम कुछ और स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो उसमें आ जाता है मास, लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। उसी का ऑपोजिट एक तरह से हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? एक्चुअल में थ्योरेटिकली दोनों ऑपोजिट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के टर्म्स में बता रहे हो, ठीक है? डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी हमेशा होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इन दोनों का वन वर्ड में या एमसीक्यू में आता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ अलग से। सिमिलरली ऐसी जो स्पीड है वो स्केलर है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर है, ठीक है? अभी आगे आप जब पढ़ोगे चैप्टर 2, 3 वगैरह, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी जब कोर्स में आएगा। अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं सारे। तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हो गए डिस्टेंस, टाइम, वर्क, एक्सेट्रा। मूविंग ऑन, वेक्टर क्वांटिटीज जस्ट उसकी उल्टी हुई स्केलर की। अगर स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब वेक्टर में मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन दोनों हम मेंशन करेंगे। Quantities which are defined by its magnitude as well as specific direction are called vector quantities. For example, displacement, velocity, force, etc. Moving ahead, आगे हमारे पास है system of units. ट्रेडिशनल सिस्टम अगर जो पुराने समय में देखा जाए तो यूनिट्स वेरी करते थे। कुछ लोग अपने हैंड से मेजर करते थे, कुछ फुट स्टेप की लेंथ से मेजर करते थे, तो सबके अपने अपने यूनिट्स हुआ करते थे। फिर हमारे पास आए FPS, CGS, MKS। अच्छा, इनके जो और नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसी को, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट यू नो इट। अभी इसके यूनिट्स क्या हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आप सबको पता होंगे। जिसको नहीं पता उसके लिए आई विल टेल, 1 मिनट रुको मैं बस लिख दूँ। जो CGS होता है ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, और जो MKS है इसको हम मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। ये इन सब के दूसरे नाम हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं। ओके, अच्छा अभी देखो जो FPS सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम, सब में, अच्छा पहले ये याद करो, सबसे पहले लेंथ आएगा, फिर मास, फिर टाइम। लेंथ, मास, टाइम तीनों में आता है, सबसे पहले सीरीज में आता है, ठीक है? अब देखो F है, F से लेंथ का फुट हो गया, मास का पाउंड हो गया P से, फिर S है, S सब में कॉमन है, सब में टाइम सेकंड के यूनिट में ही मेजर होता है, ठीक है? ओके, अब आ जाओ फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, जिसको CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। अब जो ये CGS वाला है, इसमें C आया सबसे पहले, उससे सेंटीमीटर हो गया लेंथ में, G आया, उससे हो गया मास, सॉरी ग्राम मास का, और S अगेन जैसे मैंने बताया सेकंड हो गया टाइम का। फिर मेट्रिक सिस्टम और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ जाओ। जो M है उससे क्या आएगा, मीटर लेंथ में, K से किलोग्राम मास में, और S सेकंड हो गया टाइम का, ठीक है? अगेन मूविंग अहेड, what we have next is the fundamental quantities। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो मैं इसके बाद बताती हूँ। सबसे पहले हम ये वाली डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। इसमें डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है, हम एक्चुअली बस देख लेंगे एक बार टेबल, और 2-3 बार आप इस टेबल को देखेंगे बुक वगैरह से, तो आपको याद हो जाएगा। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो हमें 3 चीज़ देखनी है, फंडामेंटल क्वांटिटी का करेक्ट स्पेलिंग के साथ नाम, यूनिट और उसका सिंबल, ठीक है? सबसे पहले आता है हमारे पास लेंथ, हम सभी को पता है आई थिंक, उसका यूनिट मीटर होता है, आई नो, और भी होते हैं यूनिट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लेकिन हम मेट्रिक सिस्टम में बात कर रहे हैं, जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं, हम उनमें सबसे पहले आता है लेंथ, उसमें हो गया आपके पास मीटर, उसका सिंबल M। फिर मास में किलोग्राम kg, टाइम सेकेंड S, टेम्परेचर केल्विन K। वन थिंग टू नोट ओवर हेयर इज, एक इसमें भी टेम्परेचर में भी और इलेक्ट्रिक करंट के एम्पेयर A में भी, जब भी आप इन दोनों का लिखेंगे, अगर पूरा नाम लिख रहे हैं यूनिट तो K स्मॉल होगा केल्विन का, अगर पूरा इसमें एम्पेयर लिख रहे हैं तो A स्मॉल होगा, लेकिन अगर आप सिंबल लिखेंगे तो वो कैपिटल है। दिस इज टू बी नोटेड, वाई? बिकॉज
जो यूनिट का नेमिंग कन्वेंशन होता है वो आपकी बुक में दिया गया है और उसका ये लॉ वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना। फिर आ जाओ ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसका कैंडेला होता है, सिंबल CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, सिंबल मोल। हम बोलते सेम चीज़ है, लेकिन जब हम यूनिट पूरा स्पेलिंग के साथ लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं MOLE और ऐसे हम MOL बोलते हैं, सॉरी जो सिंबल होता है वो MOL होता है। अच्छा, अभी कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में दिया है इसलिए आपको पता होनी चाहिए। इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा एंगल, और दूसरे पॉइंट पे आता है सॉलिड एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी का ये नाम है। जैसे लेंथ नाम था ना क्वांटिटी का, वैसे ये नाम है। एक हो गया एंगल, एक हो गया सॉलिड एंगल। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, जो एंगल होता है उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। जब हम पूरी स्पेलिंग में लिखेंगे तो हम रेडियन लिखेंगे, लेकिन जब हम सिंबल लिखते हैं तो वो क्या होता है? RAD, रैड, बस, ठीक है। फिर दूसरे पे आ जाओ, सॉलिड एंगल जो है उसका जो यूनिट है वो क्या है? स्टेरेडियन, STERADIAN। स्पेलिंग का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर हम जब हम सिंबल लिखते हैं तो इट इज़ जस्ट SR। आई होप सब क्लियर होगा यहाँ तक, क्योंकि कुछ खास समझने लायक चीज़ थी नहीं इसमें। नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में है। एक बार डेफिनेशंस हो गई, आपका चैप्टर हो जाएगा। अच्छा, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले आता है लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। लाइट ईयर जो है वो क्या होता है? डिस्टेंस जो कि लाइट ट्रैवल कर रहा है वैक्यूम में 1 साल में। अगेन आई विल से द सेम थिंग। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है। लाइट ईयर है तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस है वो लाइट ही ट्रैवल कर रही होगी। तो जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी 1 साल में वैक्यूम के अंदर, उसे हम कहेंगे लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। आपके कोर्स में पूरा सॉल्व करके आपसे यूजुअली नहीं पूछा जाता है। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ उतना ही लिखा है, बट स्टिल एक बार बुक में गो थ्रू कर लेना कि किस तरह से ये वैल्यू उन्होंने निकाली है। फिर अगर इसको मैं कन्वर्ट करूँ मीटर को किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा? 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। लेट मी चेक, आई थिंक बुक में 9.46 तक ही दिया हुआ है। यस, हाँ, बुक में आपके 9.461 नहीं है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे हटा दो। इतना ही करो, 3 डेसिमल प्लेस तक मत जाओ। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और अगर किलोमीटर में लिखोगे तो 10⁻12 हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। आपके पास सन है, सन से अर्थ का कितना मीन डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएगा। मीन डिस्टेंस इज द एवरेज डिस्टेंस। फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू दिखाने के लिए, वैसे तो आप आई नो आपने देखा होगा, ये हमारा सन हो गया, ये अर्थ है, इसके बीच का जो मीन डिस्टेंस आएगा, हम वर्ड यूज़ करते हैं मीन, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, वरना एक्चुअली इट इज़ जस्ट द डिस्टेंस, ठीक है। तो मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, उसको एक टर्म दिया गया है इस मीन डिस्टेंस को, विच इज़ AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक बार इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते हैं कितनी आती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या फिर किलोमीटर में देखें तो 10⁸ किलोमीटर, ठीक है। आपको दोनों मीटर किलोमीटर में वैल्यू पता होनी चाहिए, एक ही पता होगी, आप कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। ओके, अब पार्सेक पे आओ। व्हाट इज पार्सेक? 1 पार्सेक इज 3.26 टाइम्स ऑफ 1 लाइट ईयर।
ये सीधी सी बात है, 1 लाइट ईयर का 3.26 टाइम्स जो है उसे हम पार्सेक कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक की अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो वो ये कहती है कि 1 पार्सेक इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। कम बैक टू द पिक्चर, मैंने यहाँ पे आपको ये 1 AU बताया था। अब पार्सेक क्या है? पार्सेक इज 1 AU डिवाइडेड बाय एंगल इन रेडियंस। ये आपकी बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन एंगल इन रेडियंस। ठीक है, आर्क लेंथ आपका AU होता है और एंगल इन रेडियंस में हम वैल्यू पुट कर देंगे आपकी बुक में। इट इज़ गिवन 1/3600 इंटू पाई बाय 180। ये न्यूमेरिकल साइड हो गया। लेकिन अगर डेफिनेशन होगी तो 1 पार्सेक की डेफिनेशन क्या होगी? 1 पार्सेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। कहने का मतलब वो डिस्टेंस जहाँ से अर्थ की सेमी मेजर एक्सिस का जो ऑर्बिट है वो 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा। आपको ये पता होगा कि जब हम एंगल की बात करते हैं, अभी ये टाइम वाले में मत चले जाना, जब हम एंगल की बात करते हैं एक तो हम डिग्री लेते हैं, डिग्री से छोटा हम मिनट लेते हैं और मिनट से छोटा एक होता है सेकंड हम लेते हैं। जैसे कह दो 20 डिग्री है या 20 मिनट है या 20 सेकंड है, तो ये वाला सबसे छोटा होता है कॉमनली यूज़ वाले में। अब जो ये 20 सेकंड वाला है ना, इस सेकंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इतना एंगल सबटेंड कर रहा होता है सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। मूविंग अहेड हमारे पास है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सब मल्टीपल यूनिट है। सब मल्टीपल यूनिट का बेसिकली छोटा यूनिट है मीटर से, और इसको इट इज़ 10 to the power -10। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर। ये लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसको रिप्रेजेंट हम सिर्फ A से करते हैं, ऊपर A डिग्री लगती है। ठीक है, अभी देखो 1 एंगस्ट्रॉम ऐसे करके डिग्री लगती है इज इक्वल्स टू 10 to the power -10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। देन वी हैव एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1 AMU। एटॉमिक मास यूनिट को AMU या फिर U भी कहा जाता है। एक चीज़ और, एग्ज़ाम में टेस्ट में आपके जो यूनिट टेस्ट होते हैं ये चीज़ काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। AMU U और एक सिंबल और है, आई ड्रॉ एंड देन शो यू। 1 मिनट देना मुझे। एक होता है, 1 सेकेंड, हाँ, एक होता है AMU, एक होता है U। ठीक है, ये नॉर्मल U है जो हम लिखते हैं कर्सिव में। एक होता है ऐसे माइक्रोमीटर वाला। ठीक है, ये माइक्रो वाला आ जाता है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ये दोनों सेम चीज़ हैं। ठीक है, लेकिन ये एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो टेस्ट में या एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि इस वाले को U मान लिया और इसका आंसर लिखा है, नहीं, प्लीज़ ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नाउ वी कम बैक। हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, AMU। तो AMU क्या होता है? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। एक कार्बन 12 का जो एटम होता है, अब हम कार्बन 12 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आइसोटोप्स का केस हो जाता है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे अभी। अब देखो, जो कार्बन 12 का एटम है, हम स्पेसिफिकली सिर्फ कार्बन एटम की बात नहीं कर, कार्बन 12 एटम की बात कर रहे हैं। तो जो कार्बन 12 एटम का, एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 करोगे तो आपको 1 AMU मिल जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू देखें तो वो कितनी आती है? 1.66 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है, और आगे अब हम देखें तो हमारे पास पढ़ने के लिए है लीप ईयर के बारे में।
लीप ईयर एक ऐसा टॉपिक है जो आप सबको यहाँ पे आता होगा, ऐसा कोई नहीं जिसको ना आता हो। लीप ईयर क्या होता है? अ लीप ईयर इज़ द ईयर जिसमें फरवरी का महीने में 29 दिन होते हैं और कोई फ़र्क नहीं है लीप ईयर में। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ऐसा साल जिसमें फरवरी के मंथ में 29 दिन होंगे, ठीक है। 1 लीप ईयर इज इक्वल्स टू 366 डेज। नॉर्मली 365 होते हैं, लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है क्योंकि फरवरी 29 दिनों की हो जाती है। अब डेकेड में आ जाओ तो डेकेड जो होता है 1 डेकेड इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। अब जो ये इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, हम सेकंड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? सेकंड में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ये जो हमारा यहाँ पे हम टाइम की यूनिट की बात कर रहे हैं और जो टाइम होता है उसका एसआई यूनिट जो है वो सेकंड होता है, ठीक है। ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। 10 ईयर्स इज इक्वल्स टू 3.1536 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड। ऑल्दो लेट मी टेल यू दिस इज नॉट अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द न्यूमेरिकल कि ईयर को सेकंड में करो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो AMU वाला आपको आना चाहिए, वो आता है एग्जाम्स में। लीस्ट काउंट ऑफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता, वीडियो लंबी हो जाती है अगर हम वर्नियर के बारे में और स्क्रू गॉज के बारे में हम पढ़ने लगते। लेकिन सिर्फ अगर एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ एकदम, अगर मुझे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बतानी हो तो इट विल जस्ट बी कि जो लीस्ट काउंट वर्नियर का है इट इज़ 0.01 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज जो है 0.01 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगले इफ़ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपकी अगर बुक आपके यहाँ सेलिना फॉलो हो रही हो तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपके यहाँ होगा सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द सेम चैप्टर। कोई और बुक हो रही तो भी आपके में मोस्ट एक्सपेक्टेडली ऐसा ही है कि यही वाला सीक्वेंस होगा कि वर्नियर स्क्रू गॉज थोड़ा बाद में दिया होगा। बेसिकली अगर आपको वर्नियर और स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल्ड तरीके में, एक एक कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में दिया गया है, पिच के बारे में, फिर लीस्ट काउंट कैसे आ रहा है, ज़ीरो एरर वगैरह, डायग्राम्स के बारे में, तो इफ़ यू वांट अ वीडियो सेपरेटली फॉर दैट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये मुझे पूरा चैप्टर आधे घंटे में करवाना था इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही रखा। अब आपकी जो एकदम लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, इट इज़ ऑल अबाउट पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कंपाउंड पेंडुलम क्या है वो बताया गया है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये इक्वेशन जो है इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये आपको आनी चाहिए। T इज इक्वल्स टू 2π√L/G, इससे क्वेश्चन आता है। अब देखो जो यहाँ पे T है वो क्या है, टाइम पीरियड है जो हम सेकेंड में आएगा, और 2π तो आपको पता ही है। रूट L जो है यहाँ पे लेंथ है, मीटर में होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर G जो है, G से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अभी आगे जब आप मोशन के बारे में पढ़ोगे और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे तो आप एक कैपिटल G पढ़ोगे। कैपिटल G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं पहले से बता दे रही हूँ, ऑल्दो मुझे शायद नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज ही हो गए। एनीवेज क्योंकि आप इसी क्लास में पढ़ेंगे इसलिए मैंने बता दिया। स्मॉल g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, जिसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप करोगे, उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन की टर्म्स में हम बात करें, एक्सेलरेशन जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन विद टाइम होती है, जिसका मतलब कि समय के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आया है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसीलिए v माइनस यू, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। मूविंग अहेड, ये आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, तो अगर आपको अभी मेरी बात समझ में नहीं आई तो ये वाला पॉइंट आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब एकदम लास्ट जो चीज़ हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, दैट इज टाइम पीरियड। t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी या फिर 1 अपॉन f कह सकते हैं। t यहाँ पे टाइम पीरियड है सेकेंड्स और f जो है फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं पता है तो इसको बेसिकली हर्ट्ज यूनिट हम इसके लिए यूज़ करते हैं, साइकिल्स पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो कि 1 सेकेंड में हुए, इसको यहाँ पे साइकिल करके लिखा हुआ है। आप ऑसिलेशन आपकी बुक के हिसाब से चलना चाहिए आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई,
नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड। इसको हम हर्ट्ज यूनिट होता है, मैंने आपको बता दिया। स्मॉल एफ और स्मॉल एन हम दोनों से इसको डिनोट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आप नाउ आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ खास तौर से क्लास 8 और क्लास 9 के लिए। आपको जो भी चैप्टर अगर कुछ अर्जेंट में पढ़ना हो, आपके यहाँ टेस्ट वगैरह होने वाले हों, यूनिट टेस्ट या फिर एग्ज़ाम्स वगैरह, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। जिस भी सब्जेक्ट का जो चैप्टर आपको पढ़ना हो, आई विल मेक श्योर कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।